चलो शब्दावली निकालो जल्दी से फटाफट। विलोम शब्द, पेज नंबर 34-35। कितना इसमें सेट किया है? 3 हो गए, चौथा करेंगे आज। चलो, अभ्यास सेट 4 पेज नंबर 35 पे है। शब्द है हमारा मानवता। मानवता मतलब मनुष्य से संबंधित गुण। मानवता, इसका विलोम हो जाएगा नृशंसता या पशुता। अगला शब्द है रथी। रथी मतलब योद्धा, या कहें कि रथ पर रहने वाला। इसका विलोम हो जाएगा विरथी, जिसके पास रथ ना हो या पैदल चलने वाला। अगला शब्द है अर्पित। अर्पित कहते हैं समर्पित करना, देना, प्रदान करना। इसका विलोम हो जाएगा अनर्पित। अनर्पित मतलब जो समर्पित ना किया गया हो। अगला शब्द है उन्मुख। उन्मुख का अर्थ होता है जिसका मुख उस ओर हो। जैसे मैं आपके उन्मुख हूँ, मेरा मुख आपकी ओर है। इसका विलोम हो जाएगा विमुख, जिसका मुख दूसरी ओर हो। अगला शब्द है उपचार। उपचार का अर्थ होगा इलाज। इसका विलोम हो जाएगा अनुपचार। अनुपचार मतलब इलाज न होना। अगला शब्द है कृत्रिम। कृत्रिम कहते हैं बनावटी को, जो प्रकृति के द्वारा ना बनाया गया हो या जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। इसका विलोम हो जाएगा प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। अगला शब्द है जोड़। जोड़ का विलोम हो जाएगा घटाना। अगला शब्द है एकाधिकार। एकाधिकार मतलब जिस पर किसी एक का अधिकार हो। इसका विलोम हो जाएगा सर्वाधिकार। सर्वाधिकार मतलब जिस पर सबका अधिकार हो। अगला शब्द है साक्षर। साक्षर कहेंगे जिसे अक्षर का ज्ञान हो। इसका विलोम हो जाएगा निरक्षर, जिसे अक्षर का ज्ञान ना हो। या तो कह देंगे साक्षर मतलब पढ़ा लिखा, निरक्षर मतलब अनपढ़। अगला शब्द है मितव्ययी। मितव्ययी, मित प्लस व्ययी से बना है। व्ययी का मतलब खर्च करने वाला। मित माने थोड़ा, जो थोड़ा खर्च करने वाला है उसे कहेंगे मितव्ययी। इसका विलोम हो जाएगा अपव्ययी। जो व्यर्थ का या बेकार का खर्च करने वाला है या बहुत अधिक खर्च करने वाला है उसको क्या कहेंगे? अपव्ययी। अगला शब्द है प्रफुल्ल। प्रफुल्ल का अर्थ होता है खुश होना या आनंदित होना। इसका विलोम हो जाएगा म्लान। म्लान का मतलब हो जाएगा उदास या दुखी होना। अगला शब्द है ग्राम्य। ग्राम्य मतलब गांव का या गांव का रहने वाला। इसका विलोम हो जाएगा नागर। नागर का मतलब नगर का या शहर का रहने वाला। अगला शब्द है औदार्य। औदार्य का मतलब होता है उदारता। उदार शब्द से बना है शब्द। उदार शब्द में यह प्रत्यय लगाए तो बना है औदार्य, मतलब जिसमें उदारता का भाव हो। इसका विलोम हो जाएगा अनौदार्य। अनौदार्य मतलब जिसमें कोई उदारता ना हो। आगे अगला शब्द है धनवास। धनवास का मतलब है जिसके पास अधिक धन हो या जिसके पास बहुत कुछ हो या धन हो, अमीर हो। इसका विलोम हो जाएगा अकिंचन। अकिंचन का मतलब है जिसके पास कुछ भी ना हो। देखो, अकिंचन और धनवास ये दोनों शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी प्रयोग में आते हैं। मतलब ऐसे आ जाएगा जिसके पास कुछ भी ना हो, एक शब्द में क्या कहेंगे? अकिंचन। ठीक है। अगला शब्द है मौलिक। मौलिक का मतलब है मूल, जो एकदम शुरुआत में है, जन्म से है, मूल अवस्था में है। इसका विलोम हो जाएगा अनुदित। अनुदित का मतलब होता है अनुवाद किया हुआ। देखो, दो शब्द होंगे अनुदित और अनुदित। एक पर छोटे ऊ की मात्रा होती है और एक पर बड़े ऊ की मात्रा। दोनों शब्द सही होते हैं। अनुदित, बड़े ऊ की मात्रा जो है उसका अर्थ होता है अनुवाद किया गया, जिसका अनुवाद किया गया हो। अगला शब्द है स्वतंत्रता पूर्वक। स्वतंत्रता पूर्वक मतलब आज़ादी से। इसका विलोम हो जाएगा दासता पूर्वक, मतलब जो गुलाम है, गुलामी में।
अगला शब्द है गुरुता। गुरुता का अर्थ है बड़प्पन, इसका विलोम हो जाएगा लघुता, मतलब छोटापन। अगला शब्द है सशक्त। सशक्त का मतलब है जो समर्थ है या जिसमें करने की क्षमता है, इसका विलोम हो जाएगा अशक्त। अशक्त मतलब जो असमर्थ है या जो नहीं कर सकता। अगला शब्द है सन्यासी। सन्यासी का मतलब है वह व्यक्ति जिसने सन्यास धारण किया हो, इसका विलोम हो जाएगा गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब है वह व्यक्ति जिसने घर परिवार धारण किया हो। अगला शब्द है थोक। थोक कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना थोक के भाव, यानी एकदम से ले लेना बहुत सारा एक साथ, और इसका विलोम हो जाएगा फुटकर, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। अगला शब्द है धृष्ट। धृष्ट का मतलब है दुष्ट व्यक्ति, इसका विलोम हो जाएगा विनम्र या विनीत या सौम्य। अगला शब्द है भूगोल। भूगोल का मतलब होता है वह शास्त्र जिसमें पृथ्वी से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है, इसका विलोम हो जाएगा खगोल। वह शास्त्र जिसमें ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। अगला शब्द है विधि। विधि का मतलब है किसी नियम को बनाकर उस पर अमल करना, उसे हम विधि कहेंगे, नियम बनाया हुआ। इसका विलोम हो जाएगा निषेध। नियम बनाकर मना करना, रोक लगाना, निषेध ही कहलाएगा। अगला शब्द है चुस्त। चुस्त का मतलब है कसा हुआ, एकदम सटीक, इसका विलोम हो जाएगा ढीला, लचर, सुस्त। अगला शब्द है सुमति। सुमति कहेंगे अच्छी बुद्धि को, इसका विलोम हो जाएगा कुमति। सु और कु दो उपसर्ग हैं, ठीक है, दोनों उपसर्ग से शब्द बना है। मति माने बुद्धि होता है, सु माने अच्छी तो अच्छी बुद्धि सुमति, और कु माने बुरा तो बुरी बुद्धि कुमति। अगला शब्द आता है ह्रास। ह्रास का मतलब है कमी होना, गिरावट होना, इसका विलोम हो जाएगा विकास या वृद्धि। वृद्धि होना, विकास होना। अगला शब्द है अभिशाप। अभिशाप कहते हैं जैसे किसी को हमने श्राप दे दिया या बुरे वचन बोलना, ये हम कहेंगे बुरे वचन बोलना, इसका विलोम हो जाएगा आशीष। आशीष का मतलब हो गया अच्छे वचन बोलना या शुभ वचन बोलना। तो मेरे साथ बोलना है, मैं शब्द बोलूंगी, आपको उसका विलोम बताना है। मानवता, रथी, अर्पित, उन्मुख, उपचार, कृत्रिम, जोड़, एकाधिकार, साक्षर, मितव्ययी, प्रफुल्ल, ग्राम्य, औदार्य, धनवास, मौलिक, स्वतंत्रतापूर्वक, लघुता, सशक्त, सन्यासी, फुटकर, धृष्ट, भूगोल, निषेध, चुस्त, सुमति, विकास, अभिशाप। चलिए ये शब्दावली है, याद करिएगा इसको। हमारी संधि समाप्त हो गई थी कल की क्लास में। आज हमें करना है उपसर्ग, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे शब्द निर्माण की विधि। हमने शुरुआत में पढ़ा था वर्ण। वर्णों के मेल से जो सार्थक अर्थ रखता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और जब हमारे पास यह शब्द बन गया तो इसी शब्द के माध्यम से हमने सीखा शब्द निर्माण। अब शब्द निर्माण में क्या होता है? शब्द निर्माण का मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों से को मिलाकर किसी एक नए शब्द को बनाना ही क्या कहलाता है? शब्द निर्माण कहलाता है। शब्द निर्माण की 4 विधि होती है, जिसमें हमने पढ़ा संधि, ठीक है। तो संधि हमारा पहली विधि हो गई। दूसरा आता है हमारा उपसर्ग। तो आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग, ठीक है। शब्द निर्माण की दूसरी विधि है उपसर्ग। जैसे हम लोगों ने संधि पढ़ी तो संधि में बहुत सारे नियम हैं, ठीक है, कि इस तरह से बनते हैं।
लेकिन उपसर्ग का कोई नियम नहीं है। अगर हम उपसर्ग को देखें तो हम उपसर्ग को कुछ इस तरह से पढ़ते हैं कि उपसर्ग के बारे में हम पढ़ लेते हैं और जो भी शब्द हमें दिखता है उस सारे शब्द में हम क्या लगा देते हैं, उपसर्ग लगाना शुरू करते हैं। देखो किस तरह से, जैसे मान लो हम यहाँ पर देखेंगे, हम बात करेंगे उपसर्ग की कि जैसे हमारे सामने संस्कृत के उपसर्ग आए, तो संस्कृत के उपसर्ग दिए हैं कि संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, 22। ठीक है, ये ध्यान रखना किसी चीज़ पे एक हो ना हो, लेकिन हमारे विद्वान जो हैं उपसर्ग की संख्या पर एक हैं। आपको सारी किताबों में संस्कृत भाषा के उपसर्ग 22 दिखेंगे, हिंदी भाषा के उपसर्ग आपको 13 दिखेंगे, और जो हमारा आता है उर्दू भाषा उसके 19 दिखाई देंगे। तो ये एक है, इनमें सारे एक ही हैं, तो परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको यही उत्तर देना होगा। अब देखो उपसर्ग कैसे है, जैसे संस्कृत में दिया है अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, दुस, दु, नी, निर, निस, परि, परा, प्र, प्रति, वि, सम, सु। तो ये तो हमारे क्या हो गए, संस्कृत के उपसर्ग हो गए। ठीक है, अब जब हम हिंदी के उपसर्ग की बात करते हैं इसमें, तो जब हिंदी के उपसर्ग देते हैं तो इसमें 13 उपसर्ग हमारे आते हैं, और कौन कौन से इसमें होते हैं, अ, अन। अब अन दो तरह से है, ये अन, ये अन। सच में देखा जाए तो ये संस्कृत का अन है, ठीक है, और ये अन हिंदी का है, तो इसे संस्कृत में होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वहाँ पर संख्या जो है 22 करके दी है तो इसलिए हमने वहाँ नहीं रखा। लेकिन ये है किसका, संस्कृत का है, और ये भी आता है। जैसे शब्द आ गया हमारा अनभिज्ञ, तो अनभिज्ञ शब्द में अन प्लस अभिज्ञ शब्द लगा हुआ है, तो उसमें अन उपसर्ग है ये वाला, ठीक है, हल के साथ दोनों होते हैं। फिर जैसे आगे दिया है अध, उन, ओ, कु, स, क, सु, नी, दु, बिन, भर। अब ये हमारे उपसर्ग दिए हैं, तो संख्या तो सबने एक जैसी रख दी, लेकिन अगर हम गौर से देखते हैं तो हम पाते हैं कि इन संख्याओं से भी अधिक हैं हमारे उपसर्ग। जब हम शब्द लगाते हैं तो संख्या के नाम पर ये याद कर लो जब परीक्षा में प्रश्न आ जाए, लेकिन उपसर्ग तो हमें सारे याद करने पड़ेंगे। तो जब हम इन्हें देखते हैं तो हम पढ़ते कैसे हैं, अभी तक हम ऐसे पढ़ते हैं कि कोई भी शब्द हमको जो जैसे दिख रहा है, मान लो ये शब्द दिखा अधखिला, तो हमने देखा यहाँ पे हमें अध दिख रहा है, ये हमारा उपसर्ग हो गया, मतलब इसमें क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। उसी तरह से जैसे मान लो कि शब्द हमारा यहाँ पे दिख रहा है, कपूत शब्द दिख रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि पूत शब्द है और उसमें आगे क लग गया, तो ये हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। इसी तरह से जैसे हमारा शब्द यहाँ पे दिया है दुकाल, तो दुकाल शब्द में काल शब्द है और इसमें दू लग गया, तो ये हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं, और जब हम इस तरह से पढ़ते हैं तो फिर जब अगर हमसे कोई ये पूछता है शब्द हमारे सामने कि कुमाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो हम क्या बताते हैं, कु। और पूछता है कि कुपुत्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो कु। अगर पूछा जाता है कुमति, जो अभी हमने शब्द पढ़ा, इसमें कौन सा उपसर्ग है या नहीं है, तो हम क्या बताते हैं, कु आ गया। उसी तरह से शब्द लिखकर आता है कुलीन, कुलीन शब्द में हमारा उपसर्ग है क्या, अब देखो माता एक सार्थक शब्द है, पुत्र सार्थक शब्द है, मति सार्थक शब्द है, लीन सार्थक शब्द है, तो इनमें सब में क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। हम इस तरह से पढ़ते हैं। अब जैसे शब्द दिया होता है कि दुकाल शब्द दिया है, अब यहाँ पे हम देखते हैं काल है, ये सार्थक शब्द है, तो इससे आगे क्या लगा है, दू लगा है। इसी तरह से शब्द आ जाता है हमारा दुकान, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ कान सार्थक शब्द है, इसके आगे दू लगा है, तो इसमें भी उपसर्ग हम बता लेते हैं, छाट लेते हैं। उसी तरह से शब्द आता है हमारा जैसे उपभेद, जब हम उपभेद शब्द को रखते हैं तो इसमें यहाँ पे भेद सार्थक शब्द आ गया, उप इसमें हमारा उपसर्ग हो गया। अब उसी तरह से आता है शब्द हमारा उपदेश, तो फिर हम इसी फॉर्मूले को अपनाते हैं और देखते हैं देश एक उपसर्ग, ये शब्द हो गया, इसमें उप लग गया, तो मतलब इसमें भी उपसर्ग है।
अब जो मैंने यहाँ पे सारे शब्द लिखे हैं, इनमें आपको ऊपर से देखने में सब में उपसर्ग नजर आ रहा है, लेकिन इसमें कई सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें उपसर्ग नहीं है, लेकिन आपको शकल से देखने में तो पता चल ही नहीं रहा। और हमारी कोई भी किताब हमें ये नहीं बताती कि हमें इसमें से उन शब्दों को कैसे छांटना है कि जो शब्द हमारा उपसर्ग विधि से नहीं बना। तो क्या आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा कि इसमें कौन कौन सा शब्द है जो उपसर्ग नहीं है, जिसमें उपसर्ग नहीं है? दुकान, उपदेश और कुलीन, ये तीन हमारे शब्द हैं जिनमें उपसर्ग नहीं है। तो आप कहेंगे मैम दिख तो रहे इनकी शकल और ऐसे आया है जैसे अब ये कह दें कि उपसर्ग में एक आपको मूल शब्द भी होता है, तो मूल शब्द भी दिख रहा है। तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि केवल मूल शब्द से काम नहीं चलता। सिर्फ यही नहीं देखना कि शब्द के अंदर एक मूल शब्द है उपसर्ग के बाद तो उसे देख लें हम, तो ऐसा नहीं होता। हमें ये भी देखना होता है कि जो टुकड़ा है या वो मूल शब्द है, उस मूल शब्द का अर्थ उसमें निहित होना चाहिए, ठीक है, जो अंदर लिखा होता है हमारा। कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पर हम कुलीन शब्द को लेते हैं, जैसे शब्द है हमारा कुलीन और इसके साथ दूसरा शब्द लेते हैं समझने के लिए, जैसे कुमाता। अब अगर हम इस कुलीन को ऐसे तोड़ें कि इसमें ये उपसर्ग और ये इसका सार्थक शब्द, और इसे हम तोड़ लें कि ये उपसर्ग और इसका ये सार्थक शब्द, तो देखो कैसे ये हमारा उपसर्ग नहीं है और कैसे ये हमारा उपसर्ग है। तो इसका पता हम कैसे करते हैं? तो इसका पता हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे कु का अर्थ है बुरा, ठीक है, और यहाँ पर माता का अर्थ है माँ, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमें ये समझ में आ गया कि ये माँ और ये बुरा, तो इससे मिलकर कुमाता का अर्थ क्या होगा? बुरी माँ, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ होना चाहिए? बुरी माँ। तो बताइए क्या कुमाता का अर्थ बुरी माँ होता है? होता है। तो इसका मतलब ये हमारा किससे मिलकर बना है? उपसर्ग से मिलकर बना है, क्योंकि इसका जो सार्थक शब्द है माता, इस शब्द का अर्थ इसमें निहित है। अब हम इस शब्द को देखते हैं। यहाँ पे कु का मतलब क्या हो गया? बुरा, और लीन का अर्थ क्या हो गया? मग्न होना, ठीक है, किसी में लगा हुआ होना, मग्न होना। तो अब इस कुलीन शब्द का अर्थ क्या हो गया? इस कुलीन शब्द का अर्थ हो गया उच्च कुल का, उच्च कुल का। और इस कुल का मतलब क्या है? परिवार। कहते हैं ना वह व्यक्ति, अरे वे बड़े कुलीन हैं, मतलब उच्च कुल के हैं, उच्च परिवार के हैं। तो अब यहाँ पर ये बताइए आप कि इसका अर्थ यानी लीन होने का अर्थ आना चाहिए था ये मग्न होना और ये बुरा। तो कुलीन का अर्थ अगर होता कि बुरी तरह से मग्न होना, तो ये उपसर्ग विधि से बना होता, लेकिन कुलीन का अर्थ तो कुछ और ही आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द नहीं है। तो फिर ये किससे बना है? अगर ये शब्द है तो आपको मैं यहाँ बता देती हूँ, कुलीन शब्द जो आता है आपका, ये प्रत्यय विधि से बना है। और प्रत्यय विधि यानी उपसर्ग के बाद वाली जो विधि है वह भी इसी नियम पर काम करती है कि अर्थ टुकड़ों का होना होगा, यानी जो मूल शब्द दिया है उस मूल शब्द का अर्थ नए शब्द में भी निहित होगा। तो ये कैसे बनेगा? ये बना है कुल प्लस ईन से, ठीक है। तो इस कुल का अर्थ है परिवार, ठीक। तो अब ये बताइए कि परिवार अर्थ इसमें निहित है या नहीं? तो इसने कहा कि कुलीन का मतलब उच्च कुल का, तो यानी उसमें परिवार अर्थ निहित है। तो इस तरह से आप पहचानते हैं किसी शब्द में। और ये सारा नियम लागू होता है हर शब्द पे, चाहे वो आपका संधि हो,
चाहे उपसर्ग हो, चाहे प्रत्यय हो, चाहे समास हो, क्योंकि शब्द निर्माण की 4 विधि हैं ये। तो बात समझ में आई आपको? जब भी आप कभी किसी शब्द को देखेंगे कि इसमें उपसर्ग है या नहीं, तो आपको उस शब्द के टुकड़ों का अर्थ बनने वाले शब्द के अंदर देखना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम बात करें कि जो हमने शब्द लिया, ये तो कुलीन शब्द हो गया। अब शब्द लिया जैसे दुकान और दुकाल। ठीक है। इस शब्द के बारे में अगर हम देखें तो हम देख लेते हैं इसको कि शब्द आ गया हमारा दू प्लस कान। अब इससे मिलकर हमारा शब्द क्या बना? दुकान। ठीक है। और शब्द आ गया हमारा दू प्लस काल, तो इससे हमारा शब्द क्या बना? दुकाल। तो देखो, इस दू का अर्थ होता है या तो दो या तो बुरा। ठीक है। और जो ये काल है इसका अर्थ है समय। तो हमारा इस दुकाल शब्द का क्या अर्थ हो गया? बुरा समय। तो इसका अर्थ होता है बुरा समय, दुकाल हम उसी को कहते हैं। तो इसका मतलब हमें जो ऊपर यहाँ पर मूल शब्द दिया है, इसका अर्थ हमारे इस शब्द में निहित है, तो ये हमारा उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द है। इसका मतलब इसमें उपसर्ग है। ठीक है। देखो, आज की क्लास में आपको लिखना नहीं है, केवल समझना है। ये समझ में आ गया तो फिर आपको सारी चीजें उसे पहचानना आ जाएगा। ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे आपका दिया है इसमें दू। अब इस दू का वही अर्थ हो गया दो या बुरा। ठीक है। अब यहाँ पर आ गया कान का अर्थ, तो कान हो गया। तो आप कहेंगे कि देखो मैडम, सही तो आ रहा है, दो कान हैं, दो कान की बात हो गई, तो कान तो दो ही होते हैं हमारे। तो कान दो होते हैं वो बात अलग है, लेकिन ये बताइए कि क्या दुकान का अर्थ ये होता है कि जिसके दो कान हैं उसे दुकान कहते हैं? नहीं। तो दुकान का मतलब क्या हुआ? दुकान का मतलब हुआ वह स्थान जहां आजीविका के लिए बैठते हैं, या वह स्थान जहां सामान लेने के लिए जाते हैं, कुछ खरीदने के लिए। तो इसका मतलब दुकान का वो अर्थ नहीं है जो ऊपर टुकड़ों का अर्थ आ रहा है। तो इसका मतलब ये उपसर्ग विधि से नहीं बना। दुकान एक सार्थक शब्द है जो एक अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? सार्थक शब्द है हमारा। अब इसी तरह से शब्द बनता है हमारा जो यहाँ पे आया उपदेश। अब देखो, हमारे सामने शब्द था उप प्लस भेद, तो शब्द हमारा क्या बन गया? उपभेद। अब इसी तरह से हमने शब्द जोड़ा उप प्लस देश, तो ये शब्द हमारा क्या हो गया? उपदेश। अब देखो, इस उप का मतलब होता है एक कम। ठीक है। इस उप का मतलब होगा उससे नीचे, या उस एक कम, या उससे नीचा। इसे हम निम्न के लिए लेते हैं। ठीक है। निम्न मतलब या नीचा। ठीक है। नीचा से इसका अर्थ भावार्थ लेते हैं। भेद जो है ये क्या हो गया? प्रकार को कहते हैं। तो उपभेद का मतलब क्या होता है? भेद के अंदर उपभेद आता है। ठीक है। तो यही क्या होता है, मतलब जो भेद है उससे निम्न, एक नीचे। तो ये इसका अर्थ जो है इसमें निहित हो गया यहाँ पर, क्योंकि उपभेद का मतलब भी क्या होता है? प्रकार ही होता है, उस एक भेद के और भी प्रकार। ठीक है। तो इसमें इस शब्द का अर्थ निहित हो रहा है। तो इसका मतलब ये किससे बना? उपसर्ग विधि से बना है, इसमें उपसर्ग है। लेकिन यहाँ पे देखें, इस उप का मतलब हो गया निम्न, और फिर यहाँ पे आ गया देश। देश का मतलब राष्ट्र से आ जाता है। उपदेश का क्या अर्थ होता है? उपदेश का अर्थ होता है भाषण देना। तो आप बताइए कि क्या इसका ये अर्थ होगा, मतलब देश से ऊपर। अगर इस उपदेश शब्द का अर्थ राज्य होता तो यह उपसर्ग विधि से बनता, क्योंकि इसमें फिर देश का अर्थ आ जाता है, यानी देश का टुकड़ा, और देश के अंदर और टुकड़ा, तो वो राज्य की श्रेणी में आ जाता। लेकिन यहाँ पर तो इसका अर्थ है ही नहीं, तो यह शब्द हमारा उपसर्ग विधि से नहीं बना। लेकिन ऊपर से शकल तो हमें देखने को लग रही थी ऐसी कि शकल देखने और मन कहेगा कि मैम आज तक तो हमने ऐसे ही पढ़ा था, हम तो ऐसे ही बनाते थे, तभी तो गलत हो जाता था। और बहुत सारे शब्द जिनमें उपसर्ग होता है लेकिन हमें पता नहीं चलता है।
हम देख नहीं पाते। जैसे शब्द है हमारा व्याकुल। अब आपसे कोई पूछे कि व्याकुल शब्द में उपसर्ग है क्या कोई, तो आपको यहाँ दिखाई ही नहीं दे रहा। तो ये संधि विधि में आ गया है कि वी प्लस आकुल, यहाँ पे शब्द बन गया और संधि नियम लगने के कारण ये जो हमारा ई है ये य में परिवर्तित हो गया और इस तरह से इसका जो मेन रूप था वो बदल गया, हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन व्याकुल शब्द में हमारा क्या है, उपसर्ग भी है। तो हमारी परीक्षा में जब हमसे प्रश्न किया जाता है उपसर्ग से, तो ये इसी तरह से पूछा जाता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें एक्चुअल में उपसर्ग है कि नहीं। जैसे शब्द है आपका अत्याचार। अब अत्याचार शब्द देकर आपसे वो पूछ सकता है कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आपको दो उपसर्ग रख देगा, सबसे पहले कहेगा अ और उसके बाद कहेगा अति। तो आपको पता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, अति। अब ये कैसे पता चला, क्योंकि आप इसके टुकड़े करते हैं कि यह क्या है हमारा अति प्लस आचार, अति प्लस आचार से बनता है ये शब्द। तो ये हमने पढ़ा। तो अब इसमें पहली विधि क्या लग रही है, संधि विधि, और दूसरी विधि क्या हो रही है, उपसर्ग की। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से बन गया शब्द। तो हमें ये पहचान करनी है उपसर्ग और संधि में। अब मान लो कि ये जो हमारा शब्द है इसमें संधि भी और उपसर्ग भी दोनों विधि आई हैं। आपसे अगर परीक्षा में यह प्रश्न किया जाए कि व्याकुल शब्द में कौन सी विधि लगी है, और आपको विकल्प में 4 विकल्प मिले, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, तो उत्तर क्या होगा, संधि। क्यों उत्तर संधि होगा, क्योंकि प्रथम दृष्टि हमें जो देखने को मिल रहा है वो संधि का परिणाम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए जब 4 विकल्प हमें दे दिया तब हम क्या लगा देंगे, संधि लगा देंगे। अब अगर मान लो कि हमसे ये पूछा गया कि व्याकुल शब्द में निम्न में से कौन सी विधि लगी है, और आपको 4, 1 2 3 4 जैसे ऐसे 1 2 3 4 इसमें लिख दिया संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, और फिर आपको दे दिया यहाँ पर ए में करके कि 1 और 2, या बी में ऑप्शन दे दिया कि 1 और 3। तो मैंने यहाँ पे संधि और यहाँ उपसर्ग बताया, तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा कि पहला और तीसरा। ऐसे भी दे सकता है, या फिर विकल्प में ये दे दे कि विकल्प में एक बार लिख दे कि संधि और दूसरे में उपसर्ग, और एक विकल्प में दे दे कि ए एंड बी दोनों ही। तो जैसे आपका प्रश्न आएगा वैसे ही आपका उत्तर हो जाएगा, बदल जाएगा। तो आप अगर इसे करना जानते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये अंदाजा लगा कि कैसे हमें उपसर्ग पहचानना है। तो बस यही है आपके उपसर्ग का, यही आप इसे चाहे नियम समझ लो, चाहे आप इसे वो विधि समझ लो, कि जैसे भी हो उपसर्ग आपका यही कि आपको समझना ये है कि दोनों टुकड़ों में से किसी एक का अर्थ निहित होना चाहिए। ठीक है, ऐसे या तो दोनों का ही आ जाता है, अगर दोनों का नहीं आ रहा है तो कम से कम मूल शब्द का अर्थ निहित होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से बनता है। देखो आराम से ना, ऐसे मत गिराओ। नींद आ गई क्या? चलो, तो अब इसे समझ लो, आपके पास लिया हुआ है, जो पॉइंट आपको महत्वपूर्ण लगे तो उसको लगाते जाना। अब ये ऐसा है कि आपकी बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं सब्जेक्टिव। ठीक है, कुछ छात्र हैं जो सब्जेक्टिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पीसीएस वगैरह के, तो उनको ये ध्यान देना है कि उनकी परीक्षा में ऐसे पूछ सकता है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, परिभाषा सहित उदाहरण देते हुए बताएं। ठीक, ऐसे आ गया। या ऐसे पूछ ले कि उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग के प्रयोग से कितने प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं, उदाहरण सहित बताएं। तो आपको ये जो मैंने जैसे लिखा है, तो ऐसा ही नोट्स आप बना सकते हैं जिस तरह से आपको बनाना है। तो इसीलिए हमने यहाँ बना के दिया है। जैसे परिभाषा यहाँ पर दी हुई है कि वह शब्दांश या अवयव जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके मूल अर्थ में, यानी मूल जो शब्द है उसके अर्थ में परिवर्तन कर विशेष अर्थ प्रकट करता है, वह उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग के बारे में कुछ विशेष बातें जो आपको ध्यान रखनी है कि प्रायः संस्कृत में 22, हिंदी में 13 और उर्दू में 19 उपसर्ग हैं। ठीक है, आगे कहता है कि प्रायः उपसर्ग विधि से बने नए शब्द का अर्थ उपसर्ग के भावार्थ तथा मूल शब्द के अर्थ के आसपास होता है।
जैसे उदाहरण दे के समझाया, तो जो मैंने अभी आपको समझाया वही यहाँ पे लिखा है कि जैसे शब्द आ गया सत्य, और इसमें हमने अ जोड़ा। अ का अर्थ होता है नहीं, सत्य का अर्थ होता है सच, तो असत्य शब्द बना जिसका अर्थ क्या होता है, जो सच नहीं है। तो दोनों टुकड़ों का अर्थ इसमें आ गया। तो इसी तरह से हमारे ये शब्द बनेंगे। ठीक है। उपसर्ग। अब उपसर्ग के प्रयोग से हम 3 प्रकार के शब्द बनाने में सक्षम होते हैं। वो कौन कौन से? विलोम शब्द बना सकते हैं, पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं, नई विशेषता वाले शब्द बना सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया हमारा विलोम शब्द। सबसे पहले उपसर्ग के प्रयोग से विलोम शब्द भी बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने लिया गमन शब्द है। गमन का अर्थ क्या होता है? जाना, और हमने इसके आगे आ लगा दिया तो शब्द बन गया आगमन। आगमन का अर्थ क्या हो गया? आना। तो ये विलोम बना दिया इसने। जैसे मान शब्द है, इसमें हमने क्या जोड़ा? अप। तो मान का मतलब है सम्मान, लेकिन इसमें अप जोड़ दिया तो शब्द क्या हो गया? अपमान। तो मान का विलोम अपमान। तो इस तरह से इसने विलोम शब्द बनाने में मदद की। दूसरा पॉइंट कहता है हमारा कि पर्यायवाची शब्द बनाने में, तो ये पर्यायवाची शब्द बनाने में भी मदद करता है। जैसे उपसर्ग के प्रयोग से कुछ शब्दों से पर्यायवाची बनता है। उदाहरण देखेंगे, भ्रमण शब्द है। भ्रमण का मतलब है घूमना। ठीक है। परि का अर्थ हो जाता है चारों ओर घूमना, तो शब्द क्या बन गया? परिभ्रमण। तो घूमना या चारों ओर घूमना एक ही जैसे हो जाते हैं। तो भ्रमण, परिभ्रमण दोनों क्या हो गए? पर्यायवाची हो गए। ठीक है। इसी तरह से शब्द दिया है जैसे नी प्लस रोध। अब रोध का मतलब होता है रोकना, अब इसमें नी लग गया तो फिर क्या हो गया? निरोध। तो इसका अर्थ भी होता है रोकना। अब इसी तरह से शब्द बना था आपका, जैसे शब्द था व्याकुल, तो वो किससे बना था? वी प्लस आकुल से बना था। आप चाहो तो लिख सकते हो इसको यहाँ पर। ठीक है। तो आकुल का मतलब भी होता है परेशान होना, और वी में वी जोड़ के बना दिया व्याकुल, इसका भी मतलब होता है व्याकुल का मतलब और अधिक परेशान होना। दोनों ही शब्द हमारे क्या हो गए? पर्यायवाची जैसे बन गए। ठीक है। इसके बाद तीसरे आते हैं नई विशेषता वाले शब्द। अब नई विशेषता वाले कैसे? कि उसमें मूल शब्द जो होगा उसका अर्थ तो निहित होगा, पर वो उसके आसपास में अर्थ लेते हुए बनेगा। ना तो वो उसका विलोम होगा, ना तो वो उसका पर्यायवाची होगा। तो यहाँ देखेंगे जैसे शब्द दिया है शासन, तो शासन दिया है। शासन का मतलब है नियम कानून कायदे के लगाना। अनु माने स्वयं हो गया, तो यहाँ शब्द क्या बन गया? अनुशासन। अब शासन का ना तो विलोम है और ना ही पर्यायवाची है अनुशासन, लेकिन अनुशासन का मतलब क्या होता है? स्वयं पर नियम कायदे कानून लगाना। तो इसमें मूल शब्द का अर्थ तो निहित है, लेकिन शब्द जो है शब्द में नई विशेषता आ गई है। ऐसे ही शब्द दिया अधिकार। कार मतलब करने वाला, अधि माने अधिकता से आ जाता है, तो शब्द क्या बन गया? अधिकार। तो यहाँ पर जो शब्द आया ना तो ये विलोम है और ना ही तो ये पर्यायवाची है, लेकिन अधिकार शब्द का मतलब किसी पे अपना हक दिखाना, ये अर्थ आ गया नए अर्थ से। और कार मतलब करने वाला, तो इसका अर्थ इसमें आ गया हक करने वाला। इसके अंदर इसका मूल अर्थ का मतलब मूल शब्द का अर्थ भी आ गया। तो शब्द का अर्थ भी आ रहा है, लेकिन फिर भी वो ना तो विलोम है ना तो पर्यायवाची है। तो ऐसे शब्द आते हैं, यानी 3 तरह के बनते हैं। अब आपकी अगर सब्जेक्टिव परीक्षा है तो उसमें ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आपको बताते हुए लिखना होगा, उदाहरण देते हुए। और अगर आपकी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है तो उसमें क्या पूछ सकता है कि उपसर्ग विधि से हम कितने प्रकार के शब्द बना सकते हैं? तो 3 प्रकार के शब्द बना सकते हैं। या ऐसे आ जाए कि निम्न में से हम कौन सा शब्द उपसर्ग विधि से बना सकते हैं, और विकल्प में लिखा हो, जैसे विलोम शब्द लिखा हो, फिर लिख दिया अनेकार्थक शब्द, या लिख दिया समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो हम विलोम शब्द बना सकते हैं और पर्यायवाची बना सकते हैं। तो ऐसे जैसा भी आपका प्रश्न आएगा वैसे आप उत्तर दे सकते हो। ठीक है। तो अब इसके बाद आता है आपका कि संस्कृत के उपसर्ग। अब यहाँ से आपको क्या करना है? इनको याद करना है कि हमारे कौन कौन से उपसर्ग हैं। तो बस एक बार अपने उपसर्ग को याद करिए, उसके भावार्थ को। अब आपकी अलग अलग परीक्षा के अनुसार आपके यहाँ से प्रश्न आते हैं। जैसे पीसीएस की मेंस परीक्षाएं होती हैं अक्सर, तो उनमें उपसर्ग आता है, तो वो पूछता है कि किन्हीं 2 उपसर्ग का भावार्थ लिखते हुए शब्द प्रयोग करिए। ऐसे आ जाएगा, उपसर्ग दे देगा आपको।
तो वहाँ के लिए आपको इसका भावार्थ याद करना पड़ेगा, यानी हर उपसर्ग का आपको भावार्थ पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे लिस्ट दी गई है, जैसे अति दिया है तो अति का भावार्थ है अधिक या ऊपर। तो आप कहेंगे कि अधिक होगा या ऊपर, तो यहाँ पर ये निर्भर करेगा कि यह जिस शब्द के साथ लगेगा उसके साथ वो जैसा अर्थ प्रकट करेगा वही उसका वो अर्थ वहाँ पे आ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि अति का भावार्थ, अब हमने देखो अर्थ नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा है, भावार्थ। अर्थ और भावार्थ में अंतर होता है। अर्थ होता है बिल्कुल शब्द का जो अर्थ निकलता है वही, लेकिन भावार्थ क्या होता है, उसके इर्द गिर्द आसपास, ठीक है। तो इसीलिए इसको भावार्थ कहा जाता है यहाँ पर। तो ये शब्द का भावार्थ निकलता है, भाव व्यक्त करना। तो भाव हमारे मन में जैसा आएगा वैसा हम उसका अर्थ लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया अतिरिक्त, अब देखो शब्द रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली, और अति माने अधिक। जो और अधिक खाली है तो वो क्या होता है, अतिरिक्त। तो जैसे कि मान लो कि आप एक पेन से लिख रहे हैं और एक आपके पास खाली रखा है, तो वो मतलब इतना खाली है ना कि बहुत ही खाली है, इसलिए आप दूसरे को दे दो कि मेरे पास अतिरिक्त पेन है, तब हम बोलते हैं ना। ये तो नहीं कहते कि रिक्त पेन है। अब जैसे अब इस समय आप लिख नहीं रहे, तो जो आपके हाथ में पेन है ये खाली है इस समय, लेकिन ये अतिरिक्त नहीं है। अतिरिक्त कौन सा होगा, जो आपके दूसरे हाथ में है। तो इस तरह से मतलब इसमें आ गया अंतर, आप शब्दों में अंतर समझ पाते हैं। ऐसे ही अति प्लस अधिक, तो अधिक में भी बहुत अधिक, तो अत्यधिक, ठीक है, तब ये शब्द बन गया हमारा अत्यधिक। अब इसमें ये चीज़ देखना कि यहाँ पर अत्यधिक में आपको ये शब्द देखने को मिला और अत्याचार में आपको ये देखने को मिला, लेकिन उपसर्ग में आपको ये अति बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है। तो उपसर्ग के अक्सर शब्द वैसे होते हैं जिनमें मूल शब्द और उपसर्ग बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, ठीक है। जिनमें इस तरह का परिवर्तन होता है, जैसे अति प्लस अधिक बन गए और अत्यधिक हो गया, तो ये इन पर पहला अधिकार संधि का होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हम यहाँ पढ़ जरूर रहे हैं, क्योंकि हमारी परीक्षा में प्रश्न कैसे करेगा वो कि अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है। अब आपको सामने तो दिख नहीं रहा है स्पष्ट, अगर मैं आपसे यही कह दूं कि उपसर्ग आपको स्पष्ट दिखता है, उपसर्ग और उसका मूल शब्द यहाँ पर, तो फिर तो आप अत्याचार में अ लगा के आ जाएंगे कि स्पष्ट तो अ ही दिख रहा है आपको। तो इसलिए हमें जानना जरूरी है। लेकिन अगर ऐसे शब्दों में ये प्रश्न आए कि यह किस विधि से बना है, तो पहला अधिकार किसका होगा, संधि का, ठीक है। अब ये आपको इसी तरह से सारे शब्दों को यहाँ पर घर जाके अभ्यास करना है। अब मैं इसमें आपको हर शब्द के बारे में क्या बताऊं कि यह अलग अलग है, सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब आपको प्रैक्टिस ये करनी है कि शब्द यहाँ पे आपका उपसर्ग है, उसका भावार्थ है, और फिर यहाँ पे उपसर्ग के साथ एक मूल शब्द दिया है और फिर आपका शब्द बना के दिया है। जब आप और किताबों में जाते हैं देखेंगे तो वहाँ आपको इसके सामने बस शब्द ही लिख कर दे दिए रहते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे प्लस करके बराबर दिया है। इसलिए दिया है ताकि आप मूल शब्द को समझ पाएं, उसके अर्थ को समझ पाएं, और फिर आगे आने वाले शब्द में कैसे उसका अर्थ निहित है ये भी समझ पाएं, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें दी हैं। तो घर जाके आपको ये अभ्यास करना है कि जो मैंने अभी बताया कि जो टुकड़े हैं उनमें या तो दोनों का अर्थ या दोनों में से मूल शब्द का अर्थ निहित होना है। तो ऐसे आपको इसमें चेक करना है। तो जो शब्द हमारा ऐसे आएगा वो उपसर्ग है, और जो बिल्कुल ही आ जाए दुकान के जैसा, बिल्कुल अटपटा, तो मतलब उसमें उपसर्ग नहीं है। अब आपके पास कोई भी किताब है, ठीक है, दुनिया की कोई भी हिंदी की किताब, आज ही उपसर्ग में जाके आप ये सर्च करना, और ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको 3-4 शब्द ऐसे मिल जाएंगे जिनमें उपसर्ग नहीं होता, लेकिन महानुभावों ने वहाँ भी रख रखे हैं, ठीक है, उदाहरण के तौर पर। तो उसमें आपको फंसना नहीं है। दुकान शब्द, उपदेश शब्द, कुलीन शब्द, ये ऐसे शब्द हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन बहुत सारी किताबों में आपको दू के उपसर्ग में आपको दुकान भी देखने को मिल जाएगा,
और उप के में आपको उपदेश भी देखने को मिल जाएगा। तो आपको अपनी किताबों में इस तरह से छांट लेना है कि कौन कौन सा शब्द हमारा उपसर्ग में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से समझना है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसमें बड़ा ही कंफ्यूजन करता है हमारा आयोग, तो वो मैं आपको समझा देती हूँ। हम लोगों ने कल की क्लास में विसर्ग संधि पढ़ी थी, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा विसर्ग भी दे रखा है, ठीक। अब आपको ये ध्यान देना है, जब हमने विसर्ग संधि पढ़ी थी तो हमने देखा था कि ये जो विसर्ग है ये 3 स में बदल जाता है, तालु श, मूर्धा श और दंत स। अब जैसी स्थिति होती है, जैसी स्थिति मतलब इसके साथ जिस तरह का वर्ण इससे मेल करता है, तालु वर्ग करता है तो तालु में बदल जाता है, दंत वर्ग करता है तो दंत में बदल जाता है, और कंठ, मूर्धा और ओष्ठ वर्ग अगर इससे मेल करता है तो ये मूर्धा में बदल जाता है। तो उसके अनुसार अब ये आता है कि जैसे मान लो ये शब्द है ऊपर जो लिखा है, अब इन दोनों में बिल्कुल समझना, ये महत्वपूर्ण है आपका, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं और बच्चों से गलती हो जाती है। अगर आपको ऐसे ही देखने को मिले दुःस्वप्न एक साथ ऐसे लिखा है तो इसके अंदर उपसर्ग है ये, ठीक है, जो ये दिख रहा है। अगर मान लो कि ऐसे लिखा है, जैसे शब्द हो गया दुष्कर्म, यहाँ पर दे दिया, तो ये कैसे बना है, ये आपका बना है, इसमें संधि लगी है दुह प्लस कर्म, तो ये कंठ है, तो कंठ के साथ ये किस में बदल गया, मूर्धा में बदल गया, तो शब्द क्या आ गया, दुष्कर्म। अब जब आपसे परीक्षक पूछेगा कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो कौन सा होना चाहिए, दुहु होना चाहिए, क्योंकि ये दिया हुआ है यहाँ पर, तो दुहु होना चाहिए। लेकिन आपका परीक्षक दुहु इसका मानता नहीं है जब ये आपसे उपसर्ग पूछता है, समझ गए। तो ये आपको विकल्प में क्या देगा, ये विकल्प में आपको दुस देगा, ठीक है, दुहु भी देगा और ये दुष भी देगा। अब जब आप करने जाएंगे तो उसकी शक्ल देखकर आप सोचेंगे कि ये वाला उत्तर लगाऊं, लेकिन आपको ये उत्तर नहीं लगाना होगा। फिर आप कहेंगे कि संधि में पढ़ा था, संधि नियम लागू हो रहा है, तो ये लगाऊं, तो ये भी आपको उत्तर नहीं लगाना होगा। फिर आपको क्या लगाना होगा, ये लगाना होगा। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों मैम, तो ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने दुष उपसर्ग को माना है। जब ये पूछेगा संधि विच्छेद तो आपको इसका संधि विच्छेद यही बताना पड़ेगा, दुह प्लस कर्म, ठीक है। लेकिन जब ये पूछेगा उपसर्ग तो उपसर्ग में आपको बताना पड़ेगा दुष, क्योंकि उपसर्ग में ये वाला ही होता है। और जब इसमें लगा हुआ है तो यहाँ पे ये नियम क्या लगाते हैं कि यदि कोई क आया है और उस क से पहले दंत स है तो वो किस में बदल जाएगा, मूर्धा स में बदल जाएगा, ऐसे ये लगा लेते, वही संधि का नियम बना के। और इसमें 50 मुंह 50 तरह की बातें, तो मैं यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ। हालांकि अगर देखा जाए तो ये बहुत गड़बड़ घोटाला है, और इसको क्या होना चाहिए कि जब हमारे पास ये उपसर्ग है तो फिर इसी में हमारे सारे शब्द आने चाहिए, ये सब भी, क्योंकि इनमें हमारे नियम लग जाते हैं संधि के, ये सब होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे विद्वानों ने इसकी खिचड़ी घोट दी है और अलग अलग कर दिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आपको परीक्षा में उत्तर देना है, अगर संधि पूछे और संधि विच्छेद पूछे तो आपको दुहु का प्रयोग करना है, ठीक है, संधि विच्छेद करते समय। और अगर वो शब्द दे दे उपसर्ग, तो उपसर्ग में कोई सा भी स हो, चाहे तालु स हो, चाहे दंत स हो, चाहे मूर्धा स हो, उपसर्ग में आपको ये दुस वाला ही उपसर्ग आंसर में लगाना होगा, इसी को वो सही करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। इसी तरह से आपका आ जाता है निहि और निस। एक आपने भी पढ़ा था कि हमारे पास ये था निहि। अब यहाँ पे अगर कभी आपको लगे किसी चीज़ में, जैसे निहि प्लस कपट लगाया था हमने तो निष्कपट हो गया था, तो अब आपको अगर मान लो निष्कपट कभी आपको परीक्षा में दे दिया तो आपको यही उत्तर लगाना पड़ेगा अगर उसने उपसर्ग पूछ लिया तो, ठीक है, उपसर्ग पूछने की स्थिति में।
ये बात समझ में आ गई। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे ध्यान रखना विशेषता, यहाँ पे परीक्षा में गड़बड़ हो जाती है थोड़ी। बाकी सारे ठीक है, ठीक है, बाकी जितने दिए वैसे ही आएंगे, बिल्कुल शुद्ध रूप आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे इनका ये आपके उपसर्ग और उनका भावार्थ और फिर उनसे बनने वाले शब्द, इन सबको देखिएगा करके। अब आता है हमारे पास हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग हमारे सामने, जिसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा वो है हमारा अन। इसमें भी आ जाएंगे हमारे ये। अन में क्या होता है, अगर ये शब्द जुड़ा है संस्कृत शब्द के साथ, ठीक है, संस्कृत के साथ, तो हमारा कौन सा अन होगा, हल वाला अन। और अगर ये जुड़ा है हिंदी शब्द के साथ तो पूरा न वाला अन होगा। जैसे मोल शब्द हिंदी का है जिसका अर्थ होता है मूल्य, ठीक है, तो मूल्य से बना है मोल, तो इसमें अन लग गया तो शब्द क्या बन गया, अनमोल। अब शब्द है हमारा यहाँ पर अधिकार, तो ये संस्कृत का शब्द है। अब इसमें अन जुड़ेगा ये वाला और शब्द क्या हो जाएगा, अनधिकार। और ये आपकी परीक्षा में वर्तनी में पूछा जाता है, शब्द दे दिया जाता है अनाधिकार। अगर इसमें मान लो ये ना लगता तो ए और अ मिलके क्या हो जाता, आ, संधि नियम लग जाता। लेकिन इसमें यहाँ पर क्या है, ये हमारा ये विसर्ग वाला है, तो ये अ इसको पूरा कर देता है। जब ये इसे पूरा कर देता है तो ये ना पूरा हो गया, तो अनधिकार हो जाता है ये। अब यहाँ पे दिया पढ़, पढ़ शब्द हिंदी की क्रिया है, तो इसके साथ आ गया अन, तो शब्द बन गया अनपढ़। बात समझ में आ गई। अब इसी तरह से यहाँ पे चाहो तो एक और शब्द लिख सकते हो ऐसा संस्कृत का, कि अन प्लस अभिज्ञ, तो शब्द हमारा क्या बन गया, अनभिज्ञ बन गया, अनभिज्ञ, इस तरह से। तो इसे लिख लो यहाँ पर। तो ये संस्कृत, अभिज्ञ संस्कृत का शब्द है, तो उसके साथ अन संस्कृत वाला आ गया, ठीक है। इसमें एक यही पॉइंट है जिस पे आपको विशेष ध्यान रखना होगा। हाँ, हलंत हटा दोगे तो ना पूरा हो जाएगा, फिर वो उसमें वो उस तरह से नहीं जुड़ पाएगा, फिर वो ऐसे जुड़ेगा, अन लग जाएगा तो अन अभिज्ञ हो जाएगा और वो वर्त शब्द गलत हो जाएगा, वर्तनी गलत हो जाएगी फिर वो, ठीक है, क्योंकि शब्द जो होता है वो अनभिज्ञ होता है। ठीक है, अनभिज्ञ का मतलब होता है नहीं जानने वाला और अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, ठीक। और फिर से भिज्ञ अगर आ गया तो इसका मतलब होता है नहीं जानने वाला। समझ में आ रही है आपको बात, नहीं आई समझ में? देखो इसको लिख के बताते हूँ। ये आता है आपका विलोम शब्द के अंदर आता है, शब्द है हमारा अभिज्ञ, ठीक है। अब इस अभिज्ञ का हमने विलोम बनाया, क्या जोड़कर, अन जोड़कर, तो क्या बना दिया, अनभिज्ञ। अब हमने ये जो इसमें अन जोड़ के अब इसके आगे जो अ लगाया है ना, इस अ को हटाकर बना देते हैं। अगर हम देखें तो ये शब्द हमारा फिर से बन जाता है भिज्ञ। भिज्ञ का मतलब हो गया नहीं जानने वाला। अभिज्ञ, ये भिज्ञ और अनभिज्ञ दोनों एक होता है, पर्यायवाची हैं दोनों एक दूसरे के, ठीक है। तो अभिज्ञ का मतलब हो गया जानने वाला और अनभिज्ञ का मतलब हो गया नहीं जानने वाला और भिज्ञ हो गया नहीं जानने वाला। और फिर कभी आपकी परीक्षा में आता है कि इस भिज्ञ का विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम आपको मिलेगा विज्ञ। विज्ञ का मतलब जानने वाला। तो अब ये जो यहाँ पर हमारा जो शब्द दिया है विज्ञ और अभिज्ञ, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। बात आई समझ में? ये आता है परीक्षा में बहुत ज्यादा, ये याद रखना विलोम को। अविज्ञ नहीं बनेगा, हाँ। तो ये विज्ञ और भिज्ञ। अगर विकल्प में ऐसे हो कि पूछ रहा है कि भिज्ञ का विलोम बताओ और ऑप्शन में आपको विज्ञ दिया हो और अभिज्ञ दिया हो, तो आपका उत्तर विज्ञ हो जाता है, क्योंकि अभिज्ञ जो है अनभिज्ञ का है। ये भी आ जाता है, दो दो विकल्प भी आ जाते हैं इसमें। बहुत चक्कर है इसमें, ये इतनी बार पूछा हुआ प्रश्न है क्योंकि इसमें विज्ञ अभिज्ञ अनभिज्ञ, परीक्षा के टाइम में तो आपका दिमाग एकदम से समझ में ही नहीं आता कौन सा क्या था, और बस
गड़बड़ घोटाला हो जाता, एक क्वेश्चन गया, उसको चाहिए क्या, एक ही तो आप कर रहे हो ना, इसलिए आपको बहुत सावधानी से इसको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही करके। चलो अब आता है आगे हमारा, जिसमें हम लेते हैं उर्दू के उपसर्ग। तो उर्दू के उपसर्ग हमारे 19 हैं, इसमें कौन कौन से हैं देखो, मेरे साथ बोल लो, कम, खुश, गैर, दर, ना, ब, बा, बर, बद, बे, ला, सर, हर, हम। आपको किताबों में यहीं तक देखने को मिलेगा, और यहाँ संख्या 14 आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे जो दिए हैं अल, एन, फी, बिल, बिना, ये मैंने कामता प्रसाद की बुक से छांट के लिखे थे, उनमें दिए होते, बाकी और सारी किताबों में हम तक दिया होता है। संख्या लिखेंगे 19 और टोटल देंगे 14 तक ही देते हैं। फिर आप बाद में सोचोगे अरे संख्या तो 19 लिख के दे दी, अब बताया नहीं इन्होंने आगे, तो मैंने फिर ऐसे ही सर्च किया था, मेरे दिमाग में भी यही आया कि 14 दे रखे हैं, तो कामता प्रसाद की बुक में देखा तो वहाँ पे ये 5 मिले, उन्होंने ये इन 5 का और जिक्र किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो शब्द जैसे दिया है हमारा, अब उर्दू के साथ उर्दू के ही शब्द लगते हैं, जैसे कम, कम का अर्थ मतलब थोड़ा और हीन से आ गया, तो कम सिन, सिन का मतलब होता है जैसे कोमल, मतलब मुलायम की बात नहीं, कठोर की बात करेंगे ना, तो जो कम कठोर है मतलब कोमल ही है, तो कम सिन हो गया। अब कम उम्र, तो कम उम्र मतलब जिसकी उम्र क्या है, कम है, तो कम उम्र आ गया। इस तरह से शब्द, जैसे खुश आता है, खुश शब्द है अच्छा या प्रसन्न से, तो खुश मिजाज, मिजाज मतलब स्वभाव होता है, ठीक है, तो खुश मिजाज कह देते हैं। खुशबूदार, अब देखो कैसे आपसे पूछ सकता है खुशबूदार, अब इसमें 2 उपसर्ग लगे। अब आपसे आजकल ये पूछता है कि निम्न में से वह शब्द बताओ जिसमें एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो बहुत सारे शब्द आपके ऐसे आते हैं जिसमें 2 उपसर्ग लगे हुए होते हैं, जैसे आपका ये शब्द आ गया खुशबूदार, ठीक है, शब्द आ गया। आगे जैसे देखो गैर शब्द दिया है, गैर का अर्थ भावार्थ आ रहा है भिन्न, पराया, दूसरे के लिए, तो दिया है गैर मुल्क, मुल्क मतलब देश के लिए आ जाता है, गैर मुल्क हो गया। गैर सरकारी, गैर हाजिरी, ठीक है, तो गैर हाजिर, इनका मतलब होता है, अब ये सारे वे शब्द हैं जो आपको अदालत में देखने को मिलेंगे। तो हमारी अदालत में देखो हमारे देश की बड़ी विचित्र सी बात है, अदालत हम लोगों के लिए, ठीक है, न्यायालय हम लोगों के लिए है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा जो भाषा प्रयोग करते हैं अंग्रेजी या उर्दू, हिंदी नहीं है, मतलब हैं हिंदुस्तान के लोग हिंदी भाषी हैं, लेकिन अपने ही शब्द बिल्कुल नहीं हैं। तो बात वही है कि लगभग 700, 800, 900 सालों तक तो मुगलों ने राज किया, तो वहाँ हम भूल गए कि हमारा भी कोई न्याय करता था तो वो अपनी न्याय प्रणाली से न्याय करते थे। फिर 200 साल अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर यहाँ पे हमें गुलाम रखा, तो फिर 200 साल उन्होंने हमको न्याय करके दिया। तो जब हम आज़ाद हुए हमें ये तक याद नहीं रहा कि हम अपनी न्याय प्रणाली कैसे बनाए हुए थे, कैसे हमारे जो राजा महाराजा थे वो कैसे न्याय करते थे। तो हमें तो इतिहास में यही सब कुछ पढ़ाया गया कि ये तो सभ्यता बिखरी हुई थी, अंग्रेज आके विकास करके गया। अच्छा, बहुत सारे हमारे लोग क्या बोलते हैं कि अंग्रेजों ने हमको विकास करना सिखाया। जब हम देखते हैं, मान लो आप कभी इतिहास पढ़ते हो तो आप इस समय देखना कि जो अमेरिका है, अमेरिका की सभ्यता को विकसित होते हुए बताया गया 1400 ईस्वी के आसपास में, कि 1400 ईस्वी तक अमेरिका एक तरह से कबीलों के रूप में था और एक तरह से वहाँ के लोग जो थे आदिवासी जैसा जीवन जी रहे थे, और उन्होंने फिर सभ्यता वहाँ पर शुरू हुई। और अगर 1400 की हम बात करें या 1100 या 12, इतनी जब हमारी सदी शुरू हो रही थी, वहाँ पे हमारे नालंदा विश्वविद्यालय जैसे जगह में आग लगाई जा रही थी और वहाँ पे उन पुस्तकालयों को नष्ट किया जा रहा था, और कहा जाता है कि 1-1.5 साल तक आग धधकती रही, 1.5 महीने तक तो आग ऐसे जलती रही थी, इतनी किताबें जली थी उसमें। हाँ, एक थी, अब सब अलग अलग बताते हैं, 1 महीना 2 महीना जो भी मान लो। अब ये लगाओ कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जिस समय अमेरिका में सभ्यता पल रही थी उस समय हमारी पीक पर पहुंच चुकी सभ्यता को खत्म कर दिया था, सभ्यता जल रही थी हमारी।
तो अब हमें यहाँ सिखाते हैं हमारे पूर्वजों, मतलब जो हमारे लोग हैं, हमारे वंशजों को, कि हमें तो अंग्रेज आके सुधार के गए थे। बड़ी वो बातें आती है, बड़ी विचित्र सी बातें लगती हैं कि भाई हमें अंग्रेज सुधार के गए थे, तो ऐसा इतिहास हमारा दिया हुआ है। तो देखो अब यहाँ पे आपको कैसे समझना है, जो आपका संस्कृत का उपसर्ग है तो उसमें अक्सर आपको संस्कृत के शब्दों के साथ वो लगा हुआ देखने को मिलेगा, और हिंदी के जो उपसर्ग हैं वो हिंदी शब्दों के साथ देखने को मिलते हैं, और जो उर्दू के उपसर्ग हैं ये उर्दू शब्दों के साथ ही देखने को मिलते हैं। अब जब हम उर्दू के उपसर्ग में चलते हैं, ये सब आप लोगों को पढ़ लेना है। देखो मैं अगर यहाँ पे आपको एक एक करके पढ़ूं तो मुझे लगता है कि टाइम वेस्टिंग होगा। आप आराम से, आपको पढ़ना है, इसे याद भी रखना है। इसमें एक पॉइंट है, मैं वो पॉइंट बता देती हूँ जहाँ आपको ध्यान देना है। शब्द है हमारा हम शब्द हिंदी में भी है और उर्दू में भी है। तो ये ठीक वैसे है जैसे हमारे पास ये शब्द है ना, जरा और जरा, दो शब्द हैं, तो इसका अर्थ हो गया बुढ़ापा और इसका अर्थ हो गया तनिक, थोड़ा। तो ऐसे ही ये जो हम शब्द है ये हिंदी में भी है, मैं का बहुवचन है हम, ठीक है। तो हिंदी में मैं का बहुवचन हम, लेकिन उर्दू में हम एक उपसर्ग है जिसका भाव है साथ रहने वाला या बराबर का, ठीक है। तो इसलिए हम इसको प्रयोग करते हैं, जैसे उम्र शब्द आएगा तो हम उम्र कर देते हैं, राज शब्द के साथ हम राज लग जाता है, वतन शब्द के साथ हम वतन हो जाता है, सफ़र के साथ हम सफ़र हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका मतलब ये हो जाएगा कि यानी हम अगर कहें हम सफ़र तो मतलब सफ़र में साथ देने वाला, बराबर का, यानी साथ रहने वाला, तो इसका वही भाव आ जाएगा। हम उम्र मतलब हमारी उम्र के बराबर का, ठीक है। तो ये इसका ये अर्थ आ जाता है। तो उर्दू में हम का अर्थ जो है वो क्या है, साथ रहना या बराबर होना से है, और हिंदी में हम का अर्थ क्या है, मैं सर्वनाम का बहुवचन, ठीक है। क्या ये एन वक्त, जैसे कहते हैं ना कि मैं एन वक्त पर पहुंच गया, मतलब ठीक उसी समय आता है ना, उर्दू के हैं ये शब्द। जो उर्दू बोलते होंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छे से इनका प्रयोग करते हैं, वो ज़्यादा जानते हैं। ये वैसे शब्द हैं जो शायद ही हम सुनते हों। आप बहुत ज़्यादा जो मुस्लिम बहुल इलाके में जाएंगे जहाँ पे आपको लगे कि हाँ मतलब सारे मकान मुस्लिम ही हैं और वो लोग बोल रहे हैं, तो आप वहाँ देखना उनकी भाषा शैली थोड़ी सी अलग होती है। और मान लो कि कोई मुस्लिम घर हमारे हिंदुओं के बीच में रहता है तो उसकी भाषा शैली बिल्कुल हिंदुओं जैसी हो जाएगी, आप पहचान नहीं कर पाओगे। या ऐसा भी हो जाता है कि जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है और वहाँ हिंदू लोग रह रहे हैं, 2 4 5 ही रह रहे हैं, तो आप उनकी बोली में भी देखेंगे तो उनकी बोली में भी उर्दू भाषा शामिल हो जाती है। तो ये निर्भर करता है कि हम किस भाषा क्षेत्र में रह रहे हैं, तो वहाँ आ जाता है। अब इसके बाद अंग्रेजी के उपसर्ग, ये उन छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन छात्रों की मेंस परीक्षा होती है, ठीक है, वहाँ पूछा जाता है, उसमें आ जाता है अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। जैसे सब का भावार्थ अधीन या नीचे से आ जाता है, तो जैसे इंस्पेक्टर शब्द के साथ लगा सब, तो इंस्पेक्टर से नीचे या इंस्पेक्टर के अधीन जो होता है वो क्या कहलाता है, सब इंस्पेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये डिप्टी, जनरल, वाइस, चीफ, हेड, ये सब अंग्रेजी के हमारे उपसर्ग आ जाते हैं। अब इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं जिन्हें ना संस्कृत में रखा गया है, ना हिंदी में रखा गया है, ना उर्दू में रखा गया है। लेकिन जब आप इन शब्दों को देखेंगे तो आपको शकल से ये देखने में संस्कृत के लगेंगे कि ये संस्कृत के हो सकते हैं, लेकिन ये आपकी परीक्षा के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं कि इनसे आने वाले शब्दों के बारे में पूछा जाता है। जैसे आपका दिया है अंतः, अधः, आत्म, चिर, नी, सत्य, सम, और ये दो तरह के सम आते हैं, इनमें भी अंतर करना। एक तो म पूरा और एक में म हल के साथ आएगा। इन सम का अर्थ बदलता है। इस सम का अर्थ है साथ या बराबर का, और इस सम का भावार्थ है सामने। अब देखो बनता है समकक्ष, जैसे हमने कहा समकक्ष, ये उसके समकक्ष है। तो समकक्ष का मतलब क्या है कि ये जो कक्ष यहाँ पर बना हुआ है, यानी ये कमरा है, इसकी बगल वाला जो है उसको कहा जाएगा समकक्ष, ठीक है, उसके साथ का, बराबर का।
समकालीन कहते हैं उसके समय का, जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, हाँ, उसी समय का, जिस समय का वो है उसी समय का। लेकिन यहाँ पे शब्द बना समक्ष, तो ये किससे बना है? ये सम प्लस अक्ष से बना है। अक्ष का मतलब होता है आंख, तो इसका अर्थ हो गया सामने। तो आंख के सामने जो है वही क्या कहलाता है? समक्ष। तो हम कहते हैं मेरे समक्ष, तो यानी मेरी आंख के सामने। इसी तरह से समग्र दिया है, तो ये है सम प्लस अग्र, ठीक है, सम प्लस अग्र, अग्र का मतलब आगे हो जाएगा, ठीक है, तो समग्र कहते हैं, मतलब ये समग्र है, मतलब समग्र का मतलब होता है ये हर चीज में आगे रहने वाला है, ठीक है, तो आगे सबसे सामने, तो इसी तरह से शब्द आ जाता है। अब होता क्या है कि जैसे ये शब्द है हमारे सामने समक्ष, अब इसमें अगर उपसर्ग आ गया और यहाँ दिख गया आपको कि ये तो बना कैसे है हमारा, सम प्लस अक्ष से बना है, ये अ इस म को पूरा कर देता है, तो 3 अक्षर का हो गया ये हमारा। तो कई बार हमारे कुछ लोग ऐसे समझ लेते हैं कि अगर समक्ष में उपसर्ग आ गया तो सारे शब्दों में उपसर्ग हो जाएगा, पर सारे शब्दों में उपसर्ग नहीं होता। इसलिए मैंने आपको ये तोड़ के बताया है। आप चाहो तो इसके सामने लिख लो ताकि आपको पता रहे कि इसमें मूल शब्द आखिर है क्या। तो जब भी कभी किसी शब्द में आपको उपसर्ग खोजना होता है तो उससे पहले उसका मूल शब्द खोजना होगा कि इसमें मूल शब्द कोई सार्थक शब्द है भी या नहीं। और अगर उसमें कोई सार्थक शब्द नहीं होता या फिर कोई उसके अंदर प्रत्यय नहीं होता तो मतलब वो उपसर्ग विधि से फिर नहीं बना हुआ है, या तो उपसर्ग और प्रत्यय मिलकर शब्द बना रहे हैं, ये होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर अधि प्लस कार, अब इसमें कार जो है ये एक प्रत्यय है और ये अधि जो है ये एक उपसर्ग है, तो दोनों मिलकर शब्द बना देते हैं अधिकार, तो या तो ये होना चाहिए। और अगर ये नहीं है तो एक सार्थक अर्थ, एक सार्थक शब्द होना चाहिए जिसे हम रूढ़ शब्द भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो इसमें दिया है शब्द, जैसे हमारा यहाँ पर दिया है, अब ये पर इसके साथ आता है मुख्य, दूसरा या पराया, तो जैसे शब्द दिया है पर पोता, पर दादा, परदेश, परदेश का भाव आ गया यहाँ पर कि दूसरा देश से, और यहाँ पे पर पोता या पर दादा तो मतलब आ गया दादा से भी दूसरा दादा और पोता से भी दूसरा पोता, तो इस तरह से आ जाता है, तब पर लगाते हैं हम। तो ये हमारे कुछ इसमें हिंदी के शब्द हैं, प्रत्यय हैं, और उपसर्ग हैं, और कुछ हमारे संस्कृत के हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखना है। अब जैसे यहाँ पे सहचर के बाद ये जो सहपाठी है ना, ये यहाँ का शब्द है, यहाँ पे वहाँ पहुँच गया है, रख लेना, ये सह के साथ है, सह मतलब साथ में। तो ये उपसर्ग आपके यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। अब उपसर्ग से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में कैसे आते हैं वो अब यहाँ पे आप देखो, इनके उत्तर नहीं दिए हुए हैं आपके इसमें, अब उत्तर लगा लेना। मैम उपसर्ग की कितनी विशेषता होती है, मेरी परीक्षा में आया था। बेटा विशेषता ऐसे अलग नहीं होगा, आप जो इस समय मतलब ये बता रहे हैं कि विशेषता कितनी होती है, कोई प्रश्न आपका रहा होगा। विशेषता का मतलब क्या होता है, ऐसे हम देखें कि उपसर्ग की विशेषता, अब उपसर्ग की विशेषता क्या हो गई कि उपसर्ग के साथ मूल शब्द आता है, एक विशेषता में आ जाएगा। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि उपसर्ग की विशेषता ये होती है कि मूल शब्द का अर्थ और उपसर्ग का अर्थ दोनों का अर्थ बनने वाले शब्द में निहित होता है। तो ये जितने भी हमने पॉइंट पढ़े ना ये सारे, और फिर दूसरी एक विशेषता ये आ जाएगी कि अगर संस्कृत का उपसर्ग है तो संस्कृत का ही शब्द लेगा, हिंदी का उपसर्ग है तो हिंदी का शब्द लेगा, उपसर्ग का अगर उर्दू का उपसर्ग है तो उर्दू का शब्द लेगा अपने साथ बनने में। तो ये इस तरह की चीज़ें विशेषता होती हैं। अब किसी भी चीज़ की आप विशेषता ऐसे गिनती नहीं कर सकते कि इसकी 2 विशेषताएं या इसकी 3 विशेषताएं, क्योंकि उसमें तो हम अलग अलग तरीके से उस बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसा था ये आप मुझे बताएंगे, मतलब उस प्रश्न को दिखाएंगे तभी मैं समझूंगी, क्योंकि आप लोगों के द्वारा मुंह जबानी बताए हुए प्रश्न पर मैं भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि परीक्षा में कुछ और रहा हो और आप मुझे कुछ और बनाए तो मैं क्या कह सकती हूँ, ठीक है। अब बताओ, चलो प्रश्न संख्या पहला है हमारा एक, कि उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में या इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग तो प्रारंभ में होता है, बहुत सरल है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है
अ, अन, अव, अनु, अनु, ठीक है, घ हो जाएगा इसमें। उपसर्ग रहित शब्द का चयन करिए। उपसर्ग रहित का मतलब है जिसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ दिया है अत्यधिक, अभिनव, अभिरुचि, आंचल। तो आंचल में नहीं है, ठीक। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति, ख हो जाएगा। देखो, प्रत्युत्पन्नमति ये शब्द क्या बना है? प्रति प्लस उत्पन्न प्लस मति, ठीक है। मति माने बुद्धि हो जाएगा, उत्पन्न मतलब, हाँ नहीं, प्रत्यय नहीं है, वो शब्द ही है, ठीक है। वो मति जो शब्द है वो शब्द ही है। तो दो शब्द लगे, एक तो उत्पन्न हो गया और एक मति हो गया, तो दो शब्द हैं। और उससे पहले क्या आया है? प्रति उपसर्ग आया है। अब शब्द है जैसे प्रख्यात, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है प्र हो जाएगा, क्योंकि ख्यात जो शब्द है उसका मतलब भी क्या होता है? प्रसिद्ध होना, और प्रख्यात का मतलब बहुत अधिक प्रसिद्ध होना। तो दोनों क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची बन जाते हैं, ख्यात और प्रख्यात, ठीक है। व्यवस्था में, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? अ, आ, अप, परी। तो आप देखेंगे, आप लगाएंगे अ तो अव्यवस्था हो जाएगा, तो इसका मतलब अव्यवस्था का उसका विलोम हो गया, व्यवस्था का विलोम क्या हो गया? अ हो गया। दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सुयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। सुरेश, क्योंकि ये तो संधि से बना शब्द है, सुर प्लस ईस लगा है इसमें, ठीक है। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ दिया है आगमन, तो इसका विलोम हो जाएगा, ठीक है, गमन का आगमन। निम्नांकित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? निर्बल, कुलीन, सुदर्शन, कोई नहीं। तो कुलीन, इसमें उपसर्ग नहीं लगा। आमिष को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? तो निरामिष हो जाएगा, ठीक है। आमिष मतलब मांस खाने वाला, निरामिष मतलब मांस नहीं खाने वाला। अगला आता है हमारा प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? भारतीय, सुंदर, विवाद, विकास। विवाद शब्द में आएगा, और बहुत सारी किताबों में आपको विकास भी दिखा रहेगा। अब आप देखना कि विकास में कैसे बना है, वी प्लस कास। कास का अर्थ क्या होता है? अगर कास का अर्थ मतलब वृद्धि होना होता तब तो हम विकास मान लें कि बनाए। तो विकास शब्द एक सार्थक शब्द है, लेकिन तमाम किताबों में आपको विकास भी बगल में दिखा हुआ मिल जाएगा। उठा के लोग रख देते हैं, शकल देखी आगे से उपसर्ग फिट कर दिया, ठीक है। तो इसमें उत्तर क्या होगा? विवाद। बाकी कब कैसे शब्द हैं? सार्थक शब्द हैं। सस्पृश्य ने स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? अस्पृश्य आ जाएगा। स्पृश्य का मतलब होता है छूना ना, अस्पृश्य मतलब जिसे न छुआ जा सके। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पहले लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा? दुर, अति, निर, अन। अत्याचार बनेगा शब्द जिसका अर्थ होता है जुल्म, ठीक है। तो जुलम नहीं होगा, अगर जुलम बोलेंगे तो ल का उच्चारण पूरा होगा, तो जुल्म कहेंगे, ठीक है। हाँ, अब ऐसे भी कह सकते हो कि मान लो अगर कभी आ जाए, ये आ सकता है कि जुल्म शब्द का तद्भव क्या है, तो जुलम कर सकते हो, उसमें ल पूरा हो जाएगा क्योंकि हम बोलते हैं ऐसे। तो ये उर्दू भाषा का हो जाएगा, उर्दू भाषा का शब्द है जुल्म, और इसका तद्भव बना दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे तद्भव का मतलब होता है परिवर्तित होके बना शब्द। तो इसमें क्या लग जाएगा? अति लग जाएगा। दिया है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? निकंपन, निशा, निगमन या निर्भय। निशा, ठीक है, निशा शब्द हो जाएगा। निशा किसका पर्यायवाची है? रात का। कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, जिसमें उपसर्ग नहीं है? सुंदर, अलविदा, बेअक्ल, हमदर्द। सुंदर,
चल शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? अचल, ठीक है, अ हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग मान शब्द से पहले लगाएं कि उसका अर्थ घमंड हो जाए? अभिमान, तो अभी लग जाएगा, ठीक है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अधपका, बिन देखा, पराक्रम या सफलता? सफलता। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रतिवादी, उपभेद, बेशक, अवधि? अरे बेशक में बे का प्रयोग हुआ है। अवधि, ठीक है। ये अवधि का अर्थ क्या है? समय, ठीक है, समय अवधि। निरभिमान में कौन सा उपसर्ग लगा है? क ख ग घ, ग, ठीक है, तो निर आ जाएगा, ठीक। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या था? पहले में तो यही है कि किस शब्द का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग। अच्छा, प्रारंभ और आरंभ का, देखो आरंभ का मतलब होता है शुरू हो जाना, ठीक है, किसी चीज को। दोनों में अंतर ये होता है, जैसे हमने लिखना शुरू किया, हमने यहाँ से लिखना शुरू किया, अभी हम रुक गए, ठीक है। तो जब हमने लिखना शुरू किया, मैंने कुछ लिखा ही कहाँ दिखेगा क्या? मैं तो ऐसे ही लाइन खींच रही हूँ, तो मैं कुछ लिख थोड़ी नहीं रही हूँ। मैंने क्या कहा है कि हमने ऐसे लिखना शुरू किया, तो आप मेरे हाथ से ही पता कर सकते हो कि मैम क्या लिख रही है। तो जब हमने यहाँ से जो शुरुआत की, इसे कहेंगे आरंभ। अब हम यहाँ पे रुक गए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और हम फिर से लिखना शुरू कर रहे हैं, तो इसे कहेंगे प्रारंभ, ठीक है, पुनः आरंभ। तो प्रारंभ का क्या होता है? पुनः आरंभ। तो ये अंतर होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ आपका उपसर्ग खत्म हो गया। कल की क्लास में हम लेंगे प्रत्यय, और प्रत्यय में ये देखिएगा कि आपका जिस तरह से आपने संधि में सीखा ना बहुत कुछ, ऐसे ही प्रत्यय में आप वर्तनी के लिए बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो कल क्लास हमारी महत्वपूर्ण है।